नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 9 फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर। देखो बेटा, इससे पहले जब हम लोगों ने 9th क्लास का साइंस का चैप्टर किया था, वो किया था बायोलॉजी का टिश्यूज चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था, है ना। तो टिश्यूज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यू डिस्कस किया था, राइट। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू डिस्कस किया था और थर्ड पार्ट में हमने वन शॉट डाल दिया था, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में सिंपल आसानी हुई होगी, आई होप, है ना। बिल्कुल इसी तरह से ग्रेविटेशन को भी बेटा हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें हम लोग आपका हाफ ईयर्ली का सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का आएगा, उस पार्ट में आपका PT3 PT4 का सिलेबस कवर होगा, ऑलराइट। और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम वन शॉट डाल देंगे, जो आपके एनुअल्स के लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। फोर्थ पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में भी बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, बट कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल होते हैं। एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। वो ट्रिक्स बच्चे लैक करते हैं और अपनी ही सॉल्यूशंस को जो जिस तरह से सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व करते हैं, जिससे कि आगे चल के वो अपने ही आंसर में उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपको जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो फोर्थ पार्ट आएगा ना हमारा, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसमें आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे कि वन गो में आपका आंसर आ जाएगा। पहले थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। एक चीज और, जब वन शॉट डलेगा ना, तब हमारे नोट्स का PDF हम डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन जरूर कर देंगे, ठीक है। उसका लिंक जो है उसमें डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप आपको टिश्यूज के नोट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो बेटा कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए, और हेल्पफुल तो रहे होंगे आपके लिए, है ना। और वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ठीक, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ग्रेविटेशन कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए जो हमारी अप्रोच रहेगी, कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे कि हम लोग अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ स्टोरीज आपको सुनाई जाएंगी, कुछ डिस्कवरीज के बारे में बताया जाएगा कि किसने क्या डिस्कवरी की थी, है ना। स्टोरीज की तरह हम लोग इसको समझेंगे, तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम टॉपिक देख लेते हैं कि भाई आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे कि भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ में और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी हम लोग जानेंगे। मास के बारे में बात करेंगे, वेट के बारे में बात करेंगे, इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे क्या है, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो स्मॉल जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो ये सब आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, मजा आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, और उसके बाद आपके लिए सबसे सिंपल हो जाएगा फिजिक्स का ये चैप्टर, देख लेना, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाते रहना बेटा साथ के साथ। तो क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन है ना, चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में ग्रेविटेशन का क्या मतलब है। देखो, ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, इस पूरे यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही ग्रेविटेशन है। यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, जैसे मैं हूं और ये स्टाइलस है ना, हम लोगों में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं हूं और टेबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बोर्ड के साथ मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, लाइट्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, आपका आपके फोन के साथ, आपकी बुक के साथ, है ना, आपके पापा के साथ, आपकी मम्मी के साथ, ठीक है, आपका शाहरुख खान के साथ, आपका सलमान खान के साथ, ठीक है। तो यानी कि अर्थ का जो है वो मून के साथ, ठीक है, सन का मून के साथ, सन का प्लैनेट्स के साथ। तो पूरे यूनिवर्स की हम बात करें कि भाई इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, इवन मैं और जुपिटर, है ना, हम में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। तो ये जो पूरे यूनिवर्स में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो ग्रेविटेशन है। किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशन की समरी हमने देखी कि भाई ग्रेविटेशन का मतलब
एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। तो ग्रेविटी क्या होता है? देखो बेटा, जो ग्रेविटी है ना वो ग्रेविटेशन का ही केस है एक, ठीक है। ग्रेविटेशन का ही एक केस होता है। कैसे? देखो, ग्रेविटी के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? देखो यहां पर ग्रेविटेशन में हमने बोल दिया एनी टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो मासेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे यूनिवर्स में वो ग्रेविटेशन था। लेकिन ग्रेविटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट तो, एक बॉडी तो क्या आ जाती है? वो अर्थ आ जाती है, ठीक है। अर्थ और कोई भी दूसरी बॉडी या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई भी दूसरा मास, तो अर्थ और कोई भी दूसरी बॉडी, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वही ग्रेविटी है। बात समझे? अर्थ जो है यहां पर होना मैंडेटरी है, चाहे अर्थ एंड मून कह लो, है ना, चाहे अर्थ को मेरे साथ कह लो या अर्थ को आप अपने साथ कह लो या अर्थ को टेबल के साथ कह लो, ठीक है, अर्थ और सन कह लो, तो कोई भी दो बॉडीज, लेकिन अर्थ, एक बॉडी अर्थ का होना जरूरी है, वो ग्रेविटी है, ठीक है। अब अर्थ जो है वो कुछ ना कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रही है ना, कुछ अट्रैक्शन, कुछ अपनी तरफ उसको खींचने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर रही है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ की तरफ से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होता है। तो हमने अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात की है ना। ग्रेविटी क्या है कि भाई अर्थ और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई भी दूसरी बॉडी, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? ग्रेविटी है। अब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो वो क्या है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या हुआ? मान लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्टोन को अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी? स्टोन को यहां से ऐसे छोड़ दूंगी, तो वो भाई स्टोन जो है वो नीचे जाएगा ना। मैंने बिना उसको पुश किए, बिना उसको धक्का दिए, बस नॉर्मली मैंने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो अर्थ ने क्या किया? उस स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, है ना। तो कुछ फोर्स अर्थ ने अपनी तरफ से लगाया। तो अगर हमने एक छोटे से स्टोन को बिना पुश किए रिलीज किया एक सर्टेन हाइट से, तो वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होगा, है ना, अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होगा। अब अर्थ की तरफ एक्सेलरेट कैसे हो रहा है? भाई कोई ना कोई तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तभी तो अर्थ की तरफ वो एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो ये जो फोर्स जिसने कि ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर तक पुल किया, खींचा, एक ऐसा फोर्स जिसने ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर तक पुल किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जैसे मान लो यहां पर ये अर्थ है और हम ये अर्थ का सेंटर मान लेते हैं और ये स्टोन जो है ये रिलीज हो रहा है, तो ये सेंटर से एक फोर्स जो है वो लगाया जा रहा है जो कि इस स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा है। बेटा यही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो अब ठीक है, हमने बोला कि मैम अभी तो आपने बोला था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो अर्थ ने तो फोर्स एक्सर्ट किया, तो क्या स्टोन ने भी फोर्स एक्सर्ट किया? बिल्कुल, अभी तक आगे करेंगे इस चीज को, ठीक है, घबराओ मत, देखेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ अर्थ के फोर्स की बात की है, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी अर्थ का फोर्स ही डिस्कस किया है। अर्थ का कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा होगा वो था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन के आपने 3 लॉ पढ़े थे ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक। तो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने 1687 में एक लॉ दिया और उन्होंने जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, उसके बारे में एक थ्योरी जो है वो प्रपोज की, यानी कि वो थ्योरी दी। सर आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरी दी कि भाई इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस थ्योरी को जो सर आइजैक न्यूटन ने दी थी, इस थ्योरी को इसीलिए उनके ऑनर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला गया, ठीक है। क्या कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वो कम है, ज्यादा है, ये डिपेंड करता है, बट है, ठीक है, और वो डेफिनेटली है। इन्होंने बोला कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। तो
इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने दो चीजें बोली। पहली चीज उन्होंने क्या बोली कि जैसे मान लो ये दो मासेस हैं, ठीक है बेटा, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, ठीक, तो ये सेंटर है इनका, ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है एक, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो पहली चीज उन्होंने क्या बोली कि हर एक मास जो होता है यूनिवर्स में वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना भाई। ये जो मास है ये इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के साथ, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। इन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, यानी कि मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा और मास कम तो फोर्स भी कम। बात समझ आई? अभी इसको थोड़ा सा हम करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया कि भाई एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है, मास ज्यादा हो रहा है तो फोर्स भी, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मास ज्यादा हो रहा है तो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई हो रहा है, मास कम है तो फोर्स भी कम है, ये चीज उन्होंने बोली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर दूसरी चीज इन्होंने ये बोली थी कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि भाई इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके वो जो है फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कैसे? अब मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं ना भाई, कम हो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं कि मैंने एक स्टोन लिया और उसको सेकंड फ्लोर से नीचे फेंका और टाइम नोट किया, मान लो वो 10 सेकंड के अंदर नीचे आ गया, ठीक है। अब उसी स्टोन को 17th फ्लोर से हम लोग नीचे फेंकेंगे, तो क्या सेम स्टोन को ही फेंक रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा दिया, ऊपर चले गए, ठीक है। तो क्या वो स्टोन 10 सेकंड के अंदर नीचे पहुंच जाएगा? नहीं ना भाई, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स भी कम हुआ ना, जिससे कि उसको आने में नीचे टाइम लग गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इन्होंने दो चीजें बोली थी, क्या बोला था? पहला, पीछे बोलना कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द, इनवर्सली में ऊपर वन आ जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप हम शो करते हैं तो वन लगाते थे ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऑलराइट, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाता है, सिंपल सी बात। तो इन्होंने ये थ्योरी दे दी थी, ठीक है। तो पहली चीज इन्होंने बोली थी भाई कि भाई फोर्स जो है ध्यान से सुनना बेटा, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मैं m इंटू एम ना लिख के कैपिटल M और स्मॉल m लिख रही हूँ, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला था कि भाई फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब क्या किया हमने, इन दोनों इक्वेशन को जब लिखा तो क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, F इज प्रोपोर्शनल टू ऊपर m और नीचे d स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, है ना, लिख सकते हैं ना। दोनों इक्वेशन को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो d स्क्वायर है ही है हमारे पास, ठीक है। अब बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हमें चेंज करना है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आता है ना बेटा, तो ये जब हटता है ना तो कुछ कांस्टेंट लगाया जाता है इसकी जगह। तो यहाँ हम क्या कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ था, तो उसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल जी से। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो इक्वल टू का साइन है, साथ में आ गया कैपिटल जी mm अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो g है ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस g की एक वैल्यू होती है, जैसे पाई आपका कांस्टेंट होता है तो 22/7 या 3.14 आप ले लेते हो, उसी तरह से g की भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा। क्या वैल्यू होती है g की वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या बताई बेटा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
अब ये यूनिट बनी कैसे, ऐसा यूनिट बनी कैसे? अब एक चीज देखो बेटा, ध्यान रखो, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना। हाँ ये जरूर याद करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है ना, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, पीछे पीछे बोलो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सिंपल सा था, कुछ नहीं था। हाँ यूनिट में कंफ्यूजन हो सकती है, ये याद नहीं रह सकता, तो यूनिट देख लो, आप समझ लो। इस कैपिटल जी को मैं यही रहने दूंगी और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इक्वल टू के दूसरी साइड आ जाएगी, तो डी स्क्वायर जो है वो एफ के पास आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन मासेस जो हैं दोनों ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो कैपिटल जी की यूनिट क्या हुई, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर के साथ स्क्वायर लगा दिया, अपॉन दो मासेस हैं, मासेस की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और दो मासेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। तो अब क्या यूनिट बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लगा लो, या पर का साइन नहीं लगाना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी और रेज़ टू द पावर -2 लगा देंगे साथ में, ठीक है, साथ में -2 लगा देंगे। ऑलराइट, तो हमने देखा कि भाई किस तरह से हमारा फॉर्मूला जो डिराइव हुआ, और कांस्टेंट जी की वैल्यू हमने देख ली, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने वैल्यू देख ली। क्या वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑलराइट, तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब ठीक है, हमने ग्रेविटेशन के बारे में जाना, ग्रेविटी के बारे में जाना, है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने जाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कि भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या रिलेशनशिप है। देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है। कितना फोर्स एग्जर्ट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट, every object exert equal and opposite force on the other object but in opposite direction, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बोला था। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में क्या बोला था भाई, ग्रेविटेशन में क्या बोला था कि हर एक मास, नॉट ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्स की बात हो रही है। तो हर एक मास जो इस यूनिवर्स में है वो दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या बोला था, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास, ठीक है। हर एक मास जो है दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बोला था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और न्यूटन ने ये बात कहां बोली थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। फिर ग्रेविटी बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशन है। तो ये चीज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोली। तो यानी कि भाई दोनों में एक रिलेशन है ना। तो यानी कि अगर अर्थ स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, वही वाली बात हमारी आ गई। अभी हमने जो स्टोन वाला किया था कि भाई हमने ऊपर से स्टोन को फेंका, ठीक है, नॉर्मली हमने उसे पुल नहीं किया, हमने नॉर्मली उसको रिलीज किया स्टोन को, तो वो जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ग्रेविटी की वजह से जाएगा। तो फ्रीली फॉलिंग स्टोन और अर्थ, अब स्टोन जो है, क्या स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है जिस तरह से अर्थ ने स्टोन को अट्रैक्ट किया था। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर दोनों मासेस एक, भाई दोनों में यही बात हो रही है ना, दोनों में यही बात हो रही है ना, कि भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है एग्जर्ट होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। और यहां पर भी यही बोला था कि हर एक मास जो इस यूनिवर्स में होता है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर यहां पर अर्थ ने अट्रैक्ट किया स्टोन को, तो क्या स्टोन ने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया? बिल्कुल किया। कैसे किया ये समझो। अब देखो, जैसे यहां से स्टोन को रिलीज किया हम लोगों ने, है ना, तो अर्थ जो है बेटा बहुत लार्ज बॉडी है ना, बहुत ह्यूज मास है इसका। अर्थ का मास जो है वो बहुत ह्यूज है। अभी हमने बात की थी इससे पहले कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस,
है ना, दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब मैंने स्टोन को यहां से रिलीज किया और क्योंकि अर्थ का साइज बहुत ह्यूज है तो अर्थ का मास भी ज्यादा है स्टोन से, स्टोन का मास यहां पर कम है, तो अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हुआ, है ना, जिसकी वजह से स्टोन जो है, जो स्टोन की वेलोसिटी होगी वो नीचे, जब ऊपर से नीचे जाएगी तो हाई एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी जो है वो बहुत तेजी से चेंज होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, है ना। यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से स्टोन जो है वो हमें ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्टोन भी अर्थ को बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ह्यूज है तो जो स्टोन अपनी साइड से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्टोन की तरफ से है, ठीक है, तो वहां पर अर्थ जो है बेटा, अर्थ जो है वो लार्ज अमाउंट में एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में एक्सेलरेट कर रही है, तो वेलोसिटी ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ की मूवमेंट हमको नहीं दिखती है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ स्टोन की तरफ अट्रैक्ट होती हुई हमको नहीं दिखती, ठीक है। तो मास ऑफ अ स्टोन इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज एक्सेलरेशन इन इट, ठीक है। तो क्योंकि स्टोन का मास कम था तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने लार्ज अमाउंट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से स्टोन हमें नीचे गिरता हुआ नजर आया। लेकिन स्टोन का मास कम है और अर्थ का मास ज्यादा है, तो अर्थ में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से अर्थ हमें स्टोन की तरफ अट्रैक्ट होती हुई विजिबल नहीं होगी। आ गया समझ? तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि भाई हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे को भाई एक सर्टेन अमाउंट में जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन है ना। जैसे आप में और शाहरुख खान में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। आ गया समझ? चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अब भाई ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है, कैसे हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। मासेस के बीच में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिया, लेकिन इसकी जरूरत क्या है। अगर मान लो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता, जो हमारी अर्थ है उसको जो बाइंड किया हुआ है, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर बाइंड हो रखा है ना बेटा, ये किसकी वजह से हो रखा है, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बाइंड हो रखा है ना। जो मून की मोशन है अर्थ के आसपास वो किसकी वजह से है, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। कौन सा, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन भी जो अर्थ जो है वो भी सन के आसपास घूम रही है, वो भी भाई यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। भाई दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो अर्थ तो सीधी चली जाएगी ना घूमती घूमती यूनिफॉर्म मोशन में, वो कोई सन के आसपास थोड़ी घूमेगी, है ना। और टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, अब जो टाइड्स आती हैं समुद्र में, है ना, तो वो भी किसकी वजह से आती हैं, वो भी जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही जो हाई टाइड्स आती हैं सी के अंदर, उसका भी रीजन यही है। और जो हमारी नदियां बह रही हैं, है ना, जो नदियां बह रही हैं, झरने जो हैं, झरना आते आते नीचे ही क्यों जा रहा है, सीधा क्यों नहीं जा रहा, वो भी तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बुक में लिख पा रहे हो, है ना, पेन से लिख पा रहे हो, क्या रीजन है उसके पीछे, उसके पीछे भी सेम रीजन है। तो आप ये बोलोगे कि मैम क्या अर्थ में और मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हाँ बिल्कुल बेटा, अर्थ और मून में भी है, बस डिफरेंस ये है कि अर्थ पे ज्यादा है और मून पे कम है। मून पे अर्थ का 1/6 फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। आया समझ में? ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, सेंटर सीकिंग फोर्स, सिंपल सी बात। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हो गया, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो कोई एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है भाई ऐसे ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है, तो एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। बात समझ आई?
ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि अर्थ के आसपास ये सैटेलाइट जो है वो घूम रही है ना, तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जो मून का मोशन है अर्थ के आसपास, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है बेटा? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर अर्थ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जैसा कि अभी आपको बताया था, तो क्या मून उसके आसपास घूमता? नहीं घूमता। अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मून जो है उसके आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर, अर्थ के सेंटर से, सेंटर सीकिंग फोर्स है जो मून है उसके आसपास घूम रहा है। अगर ये सेंटर सीकिंग फोर्स नहीं होता तो क्या होता? मून घूमता घूमता कहां पहुंच जाता? कहां पहुंच जाता बताओ? सीधा कहीं चला जाता, एक यूनिफॉर्म मोशन में। ऑल राइट, फ्री फॉल की अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। देखो बेटा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है और सिर्फ उसके पीछे रीजन क्या है? ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेन मैंने ले लिया और एक पेपर ले लिया। ठीक है, अब ये जो पेन है, अगर मैं इसको नीचे फेंकूंगी तो ये नीचे गया है ना, लेकिन ये जो पेपर है, जब ये पेपर नीचे जाएगा तो कुछ इस तरह से ये नीचे जाएगा, है ना, इस तरह से ये नीचे जाएगा। अब एक चीज बताओ, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जो पेन नीचे गिरेगा, ये जो पेपर नीचे गिरेगा अर्थ की तरफ, क्या ये फ्री फॉल है? क्या ये फ्री फॉल है? बताओ, जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको? देखो, अभी जब हम लोगों ने डेफिनेशन की थी बेटा, तो डेफिनेशन में हमने ये वर्ड जो है हाईलाइट कर दिया था कि इस पे सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी होगी, कुछ और इस पे वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी मैं इस रूम में हूं, है ना, इस रूम में फैन ऑफ है लेकिन एसी ऑन है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि रूम में एयर नहीं है, एयर तो प्रेजेंट है ही रूम के अंदर, है ना। अब ये जो एयर है, इसकी वजह से भाई ये पेन नीचे गया, ये पेपर जो है ये कुछ इस तरह से नीचे जाएगा। रीजन क्या है इसका? कि भाई इस पे कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंट फोर्स था जो उसको नीचे जल्दी से जाने से रोक रहा था, है ना, इसीलिए वो ऐसे 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 पेपर नीचे जा रहा था, राइट। अब ये जो एयर रेजिस्टेंट फोर्स था, इसको हम ड्रैग भी कहते हैं, ठीक है, तो इस पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स वर्क कर रहा था। लेकिन अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, वैक्यूम का मतलब बेटा ग्रेविटी खत्म करना नहीं होता, ग्रेविटी और एयर खत्म करना नहीं होता। वैक्यूम का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सारी एयर हम निकाल देंगे, ग्रेविटी वहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि हम स्पेस में कहते हैं कि स्पेस में वैक्यूम है, वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं है लेकिन ग्रेविटी है वहां पर। ठीक है, ग्रेविटेशन प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर भाई जो एयर है वो ड्रैग कर रही है ना, एयर जो है वो रेजिस्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट को जमीन पे नीचे गिरने से। ठीक है, तो वो फ्री फॉल नहीं होगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी इस पे वर्क करनी चाहिए, तभी हम उसको फ्री फॉल बोलेंगे। ऑलराइट, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि हाँ ये फ्री फॉल हुआ है। तो जैसे मान लो हमारे एक साइंटिस्ट थे, इस पे एक बात मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक इटालियन साइंटिस्ट थे बेटा, गैलीलियो गैली। ठीक है, उन्होंने वो देखो, वो ना यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने देखो उस टाइम पे ये माना जाता था कि स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की, यानी कि मास ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा है, और अगर मास कम है तो स्पीड भी कम है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बोली कि भाई अगर मुझे लीनिंग टावर ऑफ पिसा में आप लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने दो, जिसमें कि मैं वहां पर वैक्यूम क्रिएट करूंगा पहले, उसके बाद में एक हैमर को और एक फेदर को जब नीचे छोड़ूंगा तो दोनों सेम टाइम पे जमीन पे गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि हैमर पहले गिरेगा और फेदर बाद में, नहीं। अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट किया और उन दोनों को मैंने नीचे फेंका, हैमर को और फेदर को, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। ठीक है, ये गैलीलियो गैली ने बोला। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे जो है ये बात थी कि भाई स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, तो मतलब उनका सब मजाक उड़ाने लगे, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद नासा के कुछ टाइम बाद, कई सालों बाद, नासा के देखो ये जो गैलीलियो गैली वाली बात है ना, उस वो टाइम था 1890
1889 टू 1892 93 कुछ ऐसा था वो टाइम जब उन्होंने ये बात बोली थी। उसके कई सालों बाद 90s में एक नासा के एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट जो है वो मून पे गए और उन्होंने जो गैलीलियो गैलीली ने बात बोली थी, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट जो वो परफॉर्म किया। ठीक है, कैसे कि भाई देखो आप स्पेस में गए, वहां वैक्यूम है, एयर तो है नहीं, तो वहां पर उन्होंने हैमर को और फेदर को जब नीचे छोड़ा तो ये देखा कि भाई दोनों साथ में नीचे आकर गिरे। ठीक है, तो वहां पर प्रूफ हो गया कि भाई गैलीलियो गैलीली ने जो बात बोली थी वो तो एकदम सही बोली थी। ठीक है, उन्होंने एकदम सही बोली थी कि अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो वहां सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी उन ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करेगी, इंडिपेंडेंट होगी ग्रेविटी। ठीक है, मास उस पे वर्क कहीं नहीं कर रहा, मास कहीं मैटर नहीं कर रहा। ऑल राइट, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंडिपेंडेंट एक्ट करती है किसी भी सिचुएशन में, ऑब्जेक्ट जो है जब नीचे गिर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि भाई जब इस पेपर को हम नीचे फेंक रहे थे, आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला हाँ ऐसे ऐसे जाएगा, ये आपको भी पता है ऐसे ऐसे जाएगा। अब ये ऐसे ऐसे जाने का रीजन क्या है? क्योंकि इस पे एयर रेजिस्टेंट फोर्स लग रहा है ना, ड्रैग लग रहा है इस पे, इसीलिए ये ऐसे ऐसे जा रहा है। लेकिन ग्रेविटी में क्या होता है, फ्री फॉल में क्या होता है बेटा, फ्री फॉल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो चेंज नहीं होती है, वो सीधा ही गिरेगा, वो ऐसे 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 नहीं गिरेगा, वो सीधा गिरेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि क्योंकि अर्थ का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, अर्थ में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से जो भी मैग्नीट्यूड होगा ऑब्जेक्ट का वो चेंज होगा। ठीक है, जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब ऊपर अभी जीरो वेलोसिटी है तो ऊपर से जब नीचे ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बोली कि भाई हाँ फ्री फॉल की वजह से जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से एक्सेलरेट करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्री फॉल के अंदर जब वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और वो किसकी वजह से हो रही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वापस से सुनो, फ्री फॉल के दौरान जो ऑब्जेक्ट है जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है और उस पे भाई ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ उस पे एक्ट कर रहा है ना। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो भाई वेलोसिटी बढ़ रही है तो यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑलराइट, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको सिंबल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी। ठीक है, और जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी की यूनिट क्या थी, कैपिटल जी की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। तो कैपिटल जी की ये यूनिट थी, स्मॉल जी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऊपर से नीचे गिर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जस्ट अभी हमने बात की है ना, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ये जो फोर्स होता है। ठीक है, अर्थ जो है किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ऑलराइट, अब वैल्यू ऑफ जी हम लोग निकालेंगे बेटा। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी हम लोग निकालेंगे। हमने कैपिटल जी का फॉर्मूला देखा था कि भाई कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है, सॉरी एफ का फॉर्मूला होता है, एफ का फॉर्मूला हमने देखा था, है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ में ले लेती हूँ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, भाई क्योंकि अर्थ के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, तो अर्थ का ही डिस्टेंस हम लेंगे, वो भी सेंटर से होगा, तो ऑब्वियसली ये रेडियस ही कंसीडर होगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जो अर्थ है उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो डिस्टेंस हम लोग आर कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट,
अर्थ के ऊपर हो रहा है ये, और थोड़ा सा या तो अर्थ से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, उसको भी हम r² ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा ऊपर से होता है ना, ठीक है, तो हम हाइट ले लेते हैं। ठीक है, जब थाउजेंड्स में किलोमीटर होता है, लैक्स में जो हमारा डिस्टेंस होता है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, फिर हाइट ले लेते हैं। बट हाइट का भी कॉन्सेप्ट आपके पास है नहीं, आपके पास यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब हमने ये देखा भाई फोर्स जो है वो किसकी, अभी हमने बात की थी फोर्स किसके इक्वल है, F इज इक्वल्स टू, हमें पता है m इंटू ए, और ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो क्या मैं इसको m इंटू जी लिख सकती हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख सकती हूँ ना। अब ये जो m इंटू जी है, मैं f की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। f की जगह क्या मैं m इंटू जी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, तो यहां मैंने लिख दिया O। तो हमने देखा भाई ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट हो गया, तो हमें स्मॉल g की वैल्यू क्या मिली, GME अपॉन r², है ना, GME अपॉन r²। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये किस पे अप्लाई हो रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये मास क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स पता चल जाएगा। तो अब हमने ये यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया इंटू जी। तो हमने ये देखा कि भाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहां मैटर कर ही नहीं रहा, है ना। ये स्मॉल जी किस पे डिपेंडेंट है भाई, स्मॉल जी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, हम देख सकते हैं कि ये स्मॉल जी की वैल्यू इंडिपेंडेंट है मास ऑफ, देखो कैपिटल जी ME अपॉन r²। तो ये हमें मिल गया इसका फॉर्मूला, किसका, स्मॉल जी का। कोई डाउट यहां तक कुछ ठीक है, कोई, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होनी चाहिए अब। ऑल राइट, तो अब देखो बेटा, अब हमको क्या निकालना है, यहां पर हमको निकालना है वैल्यू, हमको फाइंड आउट करनी है स्मॉल जी की। ठीक है, तो अब देखो जो तुम्हारा कैपिटल जी है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.7, अभी आपने पढ़ी थी। 6.67 मत लिखो आप, ठीक है, आप लिखना 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, पहले तो हमने कैपिटल जी की वैल्यू लिखी, फिर मास ऑफ अर्थ हमको कितना दे रखा बेटा, 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, अपॉन, तो हमने कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस, है ना, r²। तो r की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 6.37 गिवन है, इसे हम 6.4 लिखेंगे, 6.4 इंटू 10⁻6। अब एक चीज देखो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, r² लगा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा, r²। तो r² का मतलब क्या हो गया, पहले r की वैल्यू अगर 6.4 इंटू 10⁻6 है, तो r² की वैल्यू तो ये हो जाएगा ना। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 6.4 इंटू 6.4, और 10⁻6 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट इन पार किया होगा, तो उसमें हमारा एक्सपोनेंट a दे रखा है, और जो पावर है m और n है, तो इसको हम m इंटू n लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6×2 = 12, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6×2 = 12। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अब वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 6×2 = 12 लिख रही हूँ, 6 इंटू 2, ये 2 जो है 6.4 को 2 बार लिख दिया, और जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो पावर आ जाएगी 12। ठीक है, तो कितना हो गया, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। अब एक चीज देखो, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, अच्छा नहीं 6.7 नहीं 6.67 लिख लेते हैं। ठीक है, 6.67 लिख लेना यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि ये लिखवाई थी ना आपको कैपिटल जी की वैल्यू, है ना, 6.67, तो 6.67 लिखना। अब एक चीज देखो, जब हमारे बेसिस सेम होते हैं तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट पार में किया आता है ना। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, पहले तो मैं 6.67 लिख लूंगी, इंटू 6 लिख लूंगी, और जो हमारे 10 के बेसिस है, बेस को एक बार लिख दिया, और दोनों पावर को मैंने ऐड कर दिया, अपॉन, अब ये 6.4 इंटू 6.4 और 10⁻12 हमारे पास है। जब -11 + 24 किया तो कितना आंसर मिलेगा, 13। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट में 13 लिख दो, स्पेस कम है तो डायरेक्ट हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं, है ना। उन दोनों को हमने माइनस किया तो हमें कितना मिला, 13। -11 + 24 कितना मिला, 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, साथ के साथ नोट करते जाना, कोई भी पॉइंट मिस होता है तो बेटा वीडियो को वापस से रिकैप देख लेना उसका, ठीक है, बैक जाके उसको वापस से प्ले कर लेना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 6⁻12 है, ये 6⁻13 है, तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ हमारे पास 10, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 10। अब इसका डेसिमल
अगर मैं देखो यहां पर मैं ऊपर 10 ही लिख रही हूं, अब इसका डेसिमल अगर मैं अरेंज कर रही हूं तो यहां ऊपर आ जाएगा 10, तो यहां से 6.4 से डेसिमल हट गया, वैसे यहां 6.4 से डेसिमल हट गया, यहां पर भी 10 आ जाएगा, है ना। और इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, है ना, नीचे आ जाएगा 100 अगर हमने डेसिमल एडजस्ट किया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम इन दोनों को काट सकते हैं। तो 667 इंटू 6 आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 667 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा और 64 को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसमें इंटू 10 कर देना। ठीक, तो मैं एक बार वैल्यू चेक कर लेती हूं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, जो भी आंसर आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनको आप लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा 0.98 इंटू 10। अब क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ना तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स भी तो डिस्कस करेंगे ना, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर जी की वैल्यू निकाल ली अर्थ के सरफेस के ऊपर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप देख लेते हैं कि भाई क्या रिलेशनशिप है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, है ना, क्या रिलेशनशिप है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूंगी तो कैपिटल जी क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में है ना। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी का gm पर आर स्क्वायर, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू GM जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला दोनों के दोनों लिख लेना। तो हमने कॉमन देखा कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो इसमें भी आ रहा है ना, मास इसमें भी आ रहा है और डिस्टेंस इसमें भी आ रहा है। डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं भाई, ग्रेविटेशनल कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला तो इनकी वैल्यूज को कंपेयर कर देना। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैपिटल जी की, और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो कैपिटल जी होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है हमेशा, कहीं पर भी चले जाओ। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, अगर हम स्पेस में जाएंगे तो वहां पर ऐसा नहीं है कि मून में 0 ग्रेविटी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ना 1/6 होता है बेटा। ठीक है, मून पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अर्थ का 1/6 टाइम्स होता है। बात समझ आई। जैसे मान लो, अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक, तो यहां पर वैल्यू जो है वो वेरी करती है स्मॉल जी की। इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेना, फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैपिटल जी का, स्मॉल जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो कैपिटल जी है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ये स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम देख लेते हैं कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ और थ्रोन वर्टिकली, जैसे अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जा रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, या ऑब्जेक्ट अर्थ के मतलब हम इसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वर्टिकली फेंक रहे हैं, चाहे नीचे फेंके चाहे ऊपर फेंके, तब वहां पर हमारी वैल्यूज क्या होंगी वो हम देख लेते हैं। देखो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आप लोगों ने किया था, है ना बेटा। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास जो 3 फॉर्मूला थे मेन क्या क्या थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at पहला, दूसरा था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, और थर्ड फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी लगानी है, यहाँ h नहीं आएगा बेटा, यहां पर h नहीं आएगा, यहां पर आएगा gt। ठीक है, इसको gt लिख लेना। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस gt।
एक्सेलरेशन की जगह आपको ग्रेविटी लगानी है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ए की जगह जी लगा देना और एस की जगह हाइट, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर हाइट भी तो मेजर कर रहे हैं, या तो सामान को नीचे फेंक रहे हैं या ऊपर फेंक रहे हैं, कुछ ऐसा ही तो कर रहे हैं। तो एक हाइट की बात हो रही है ना। तो जहां जहां एस लिखा है, एस की जगह आप एच लगा दोगे, ठीक है। और जहां जहां ए लिखा है वहां वहां आप जी लगा दोगे, ठीक है। यहां जी लगा दिया, यहां जी लगा दिया, यहां जी लगा दिया। और जहां जहां एस लगा था वहां वहां हमने एच लगा दिया, यहां एच लगा दिया, यहां एच लगा दिया, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, आगे देख लेते हैं। देखो ये एस था, ये एस था, एस की जगह हमने एच लगा दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारी ग्रेविटी, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल हो रहा है तो हमारी ग्रेविटी जो है वो प्लस में रहती है, प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ग्रेविटी जो है वो माइनस होगी। ऑल राइट, आ गया समझ। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी जो है वो कम होती जाती है ना, इसलिए माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट, अब हम लोग मास देख लेते हैं जरा कि भाई मास क्या होता है किसी भी बॉडी का। कि भाई देखो मास क्या होता है बेटा, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। कि भाई एक मैटर के अंदर कितने अमाउंट में कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट है, कंटेंट कितना कंटेंट प्रेजेंट है, वो उसका मास है, ठीक है, वो उसका मास है। तो मास क्या है बॉडी का, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। कितना मैटर किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में मैटर किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो उसका मास होता है, ठीक है। तो मास क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मास में डायरेक्शन नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि मास चाहे अर्थ पे लो या मार्स पे लो या मून पे लो, हमारी बॉडी का मास सेम रहता है, वेट चेंज होता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो तो मास जो है वो भाई कंटेंट तो जाके बदल नहीं जाएगा ना, हम किसी भी प्लैनेट पे चले जाएं, जितना कंटेंट हम अर्थ से लेके जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना, जितना मैटर हमारी बॉडी के अंदर अर्थ में है उतना ही मैटर हमारा मून पे भी रहेगा भाई, उतना ही मैटर हमारा किसी भी प्लैनेट में मास में चले जाए सेम रहेगा। तो मास जो है उसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा मास की, किलोग्राम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में केजी लिखा जाता है। तो अब एक चीज जरा ध्यान से सुनना, मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बात अभी जस्ट हम लोगों ने की है ना। मास ऑफ अ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय द स्मॉल m, ये आपको पता है। और मास किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता है, खुद सोच के बताओ। अरे पॉसिबल ही नहीं है, कंटेंट थोड़ी खत्म हो जाएगा, मैटर थोड़ी खत्म हो जाएगा बॉडी से, है ना। मोटे पतले हो जाएंगे लेकिन मैटर तो रहेगा ना, तो जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मास हमने देखा कि भाई किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर जो है वो प्रेजेंट है, वो उसका मास था, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मोटे लोगों का वेट ज्यादा है, पतले लोगों का वेट कम है। क्यों भाई, मोटे लोग जब गिरते हैं तो चोट भी ज्यादा लगती है, पतले लोग गिरते हैं तो हल्के से बस ऐसे 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 झाड़ देते हैं खुद को, है ना, और चल देते हैं तुरंत। मोटा कोई गिरेगा तो उसको 4 लोग आएंगे उठाने के लिए, यही होता है ना भाई। देखो बॉडी शेमिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है। तो एक सिंपल सी बात बोली कि भाई यहाँ पर देखो वेट जो होता है भाई, ऑब्वियसली देखो गिर रहा है कोई, चोट लग रही है ना, तो रीजन क्या है उसके पीछे कि उसको तेज चोट लगी है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा था, ग्रेविटी ज्यादा वर्क करी थी उसकी बॉडी पे, है ना, तो उसने तेजी से उसको अपनी तरफ खींचा। तो तेजी से किसी चीज को अपनी तरफ खींचोगे तो ऑब्वियसली चोट तो लगेगी, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या बात की, फोर्स, क्या फोर्स होता है कि भाई एक ऐसा फोर्स जिसमें अर्थ का सेंटर जो है वो ऑब्जेक्ट को, या सिंपल सी बात देखो, फोर्स क्या है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और अर्थ की केस में क्योंकि ए जो है वो जी के बराबर होता है, जस्ट अभी हमने किया था, F = m × g हो जाएगा। लेकिन बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। अगर मैं फोर्स ऑफ अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कि भाई कितने फोर्स से
अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसको मैं उसका वेट बोलूंगी। तो मैं क्या बोलूंगी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एम इंटू जी। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। तो वेट क्या है, वेट एक फोर्स है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है ना। तो सिंपल सी बात भाई, हमारा वेट एग्जैक्टली जो बोलना चाहिए वो न्यूटन्स में बोलना चाहिए, लेकिन हम किलोग्राम में बोलते हैं क्योंकि कैजुअली यूजुअली लोग जो हैं वो किलोग्राम में ही बोलते हैं। ठीक है, और जो वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो किस तरह से इसको न्यूटन में बोलना चाहिए। हमको पता है कि वेट जो है वो क्या है, मास इंटू ग्रेविटी है ना, फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, तो वही तो हमारा वेट है। तो वेट क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर मान लो मास मैंने 1 kg ले लिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमको पता है 9.8, तो भाई वेट कितना हुआ, कितना वेट हुआ एक्चुअल में, हम ये बोल सकते हैं 9.8 न्यूटन्स वेट हुआ। 1 इंटू 9.8 कितना होगा, 9.8 न्यूटन, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 kg वेट किसके बराबर है बेटा, 9.8 न्यूटन्स के बराबर है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड एज 1 kg वेट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम इसको बोल सकते हैं 9.8 न्यूटन्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं कि भाई 9.8 न्यूटन फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रहा है। कितना वेट है उसका, 9.8 न्यूटन्स। बात समझ आई ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भाई मास में और वेट में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो बेटा, मास क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया, कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है हम उसके इनर्शिया से मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया क्या होता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, वो उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने पेपर वेट लिया, ठीक है, एक मैंने पेपर वेट बना दिया एक पेपर की बॉल का, ठीक है, और मैंने एक पेपर वेट ले लिया वही ग्लास का जो नॉर्मल पेपर वेट होता है। अब इन दोनों पेपर वेट को मैंने कुछ पेपर्स के ऊपर रख दिया और मैंने बहुत तेज हवा चलाई, तो क्या लगता है आपको, भाई हवा की वजह से एक्सटर्नल फोर्स आएगा, वो जो पेपर बॉल का हमने पेपर वेट बनाया था वो तो उड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर मास उसका कम था तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी कम थी, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, है ना। लेकिन जो हमारा ग्लास वाला पेपर वेट था, जो हैवी पेपर वेट था, वो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जल्दी से नहीं हिलेगा क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर बोली कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कैसे मेजर करते हैं, उसके इनर्शिया से मेजर करते हैं। और इनर्शिया क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो उसका स्टेट चेंज करने के लिए जो है रेजिस्ट करता है, अपोज करता है उस फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, और वेट को हम कैसे मेजर करते हैं बेटा, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या एम इंटू जी हम लिखेंगे, अब तो एम इंटू जी ही लिखेंगे यहाँ पर, है ना। अगर हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड बात करें तो ग्रेविटी से रिलेटेड। फिर मास क्या होता है बेटा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी टोटल क्वांटिटी में मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच, कि भाई अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को एक ग्रेविटेशनल फोर्स पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए तो कितना अमाउंट में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही उसका वेट है। ठीक है, मास क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, भाई मास हर जगह कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम इस यूनिवर्स में किसी भी प्लेस में चले जाएं। ठीक है, किसी भी बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मैटर थोड़ी चेंज होगा, है ना, लेकिन वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होता है, प्लेस टू प्लेस वो वेरी करता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग अ पेन और बीम बैलेंस, तो मास को हम मेजर करने के लिए पेन को या बीम बैलेंस को हम लोग यूज करते हैं, है ना। और वेट को मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस को यूज करते हैं। ऑल राइट, मास डज नॉट चेंज इवन व्हेन वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट एनी प्लेस, अगर जी की वैल्यू 0 भी होगी तो भी मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो जाएगा।
ठीक है। जी की वैल्यू अगर 0 होगी, जी की वैल्यू 0 हो सकती है, या आप 11th में जाके पढ़ोगे। अभी फिलहाल आपके लिए जानना इतना ही काफी है, ठीक है। तो मास में और वेट में भी हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, यानी कि लास्ट टॉपिक मतलब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ये बेटा आपको पता है कि अर्थ की जो शेप है वो सर्कल तो नहीं है, स्फेरिकल शेप है कुछ, है ना, आड़ा तिरछा सा स्फेयर बना है, स्फेयर बना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसके साथ। तो ये क्या है बेटा, ये पोल है ना, ये क्या है, इक्वेटर है ना, ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, इक्वेटर है। अब अगर मैं इसका सेंटर ये ले लेती हूं, है ना, तो पोल तक का डिस्टेंस अगर आप देख पा रहे हो और इक्वेटर तक का डिस्टेंस अगर आप देख पा रहे हो, तो पोल का डिस्टेंस कम है, इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो भाई डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी तो कम होती जाएगी ना। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पोल्स पे एज कंपेयर टू इक्वेटर ग्रेविटी ज्यादा है, ठीक है। पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्वेटर, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है, ठीक है। तो therefore we can take G as constant at the surface of the earth or closer to it, but we can move away from the earth, we can use equation G। तो जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं ना, भाई ऊपर जाते जाएंगे ना, तब हम इक्वेशन क्या यूज करते हैं, G इज इक्वल टू GM पर D स्क्वायर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये आपको पता है। तो सिंपल सी बात, अभी यहाँ पर मैंने क्या बोली है, अभी मैंने बोली है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटी की मैंने बात की कि ग्रेविटी कहां पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कहां पर ज्यादा होगी, सिंपल, पोल पे या इक्वेटर पे। तो ऑब्वियसली पोल जो है वो नियर बाय है सेंटर के, तो वहां पर ग्रेविटी जो है ज्यादा होगी, और इक्वेटर में हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती जाएगी। थ्रस्ट क्या होता है, देखो जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगा बेटा, उसे हम बोलेंगे थ्रस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्लास है ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास को इस हाथ के ऊपर रखा, तो अगर आप देख सकते हो तो परपेंडिकुलर फोर्स एक एक्ट कर रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। लड़कियां हाई हील्स पहन के निकलती हैं, तो एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो सरफेस पे एक्ट कर रहा होता है, वो भी थ्रस्ट है। ऑलराइट, ठीक है, हम थ्रस्ट समझ गए कि भाई एक परपेंडिकुलर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जब सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा होता है तो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो प्रेशर क्या है कि भाई सरफेस के पर यूनिट एरिया पे उस थ्रस्ट का क्या इफेक्ट है, वही प्रेशर है। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, कि भाई पर यूनिट एरिया पे इस थ्रस्ट का क्या इफेक्ट है, वही प्रेशर कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स, कौन सा फोर्स, इसको हम परपेंडिकुलर फोर्स बोल रहे हैं, और परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है भाई, थ्रस्ट होता है। तो इसको हम थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, है ना। एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या बनी भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर रेज़ टू द पावर -2, ये बन गई ऐसा यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, उसको हम पास्कल भी बोलते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, PA। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पर और उनके ऑनर में ऐसा यूनिट जो है प्रेशर की वो पास्कल रखी गई, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इसमें। तो इसीलिए पास्कल जो है प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, PA से। अब ये जो प्रेशर है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और एरिया पे, यानी कि ये जो प्रेशर है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, फोर्स कम हुआ तो प्रेशर कम हुआ, बिल्कुल बोल सकते हैं। और फोर्स जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, सरफेस एरिया की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, कि भाई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, और अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, फोर्स अप्लाइड एंड
एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स। ऑलराइट, हमने देख लिया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई कि ये बात बोली तो कैसे बोली, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे हाई बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं बेटा, इनके जो बेसिस होते हैं, वो वाइडर बेसिस बनाए जाते हैं, है ना। तो वाइडर बेसिस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी जो वॉल्स का जो वेट है, ये जो भी वाइडर बेस है ना, उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट होगा। वॉल्स का जो वेट है उसके ऊपर जो है, बेस के ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट होगा। अब क्योंकि उसका सरफेस एरिया, बेस का सरफेस एरिया ज्यादा है, जिससे कि जो ग्राउंड है उस पे प्रेशर कम अप्लाई होगा, है ना, और बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी। तो वॉल्स का जो प्रेशर है, ये जो वाइड बेस है, इसके ऊपर ये जो प्रेशर, ये जो वॉल्स का जो वेट है, ये वॉल्स का वेट इस वाइड सरफेस एरिया के ऊपर जब एक्ट करेगा तो इससे प्रेशर जो है, जो सरफेस होगा, जो जमीन होगी, उस पे प्रेशर जो है वो कम एक्सर्ट होगा इस बिल्डिंग का, जिससे कि बिल्डिंग जो है वो गिरेगी नहीं, कोलैप्स नहीं होगी। ऑलराइट, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं। आपके बैक की स्ट्रैप का देख लेते हैं, है ना। बैक की जो स्ट्रैप्स होती हैं वो वाइडर, वो चौड़ी चौड़ी स्ट्रैप्स होती है। चौड़ी, जैसे सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मान लो ये जो बैक की स्ट्रैप्स जो है ये पतली हुई, है ना, किसी रस्सी की हुई, तो उससे क्या होगा, अगर पतली स्ट्रैप है तो आप देखोगे भाई कंधों में लगेगा, है ना, चुभेगा, कहीं ना कहीं हर्ट भी होगी, इंजर्ड भी होगे आप लोग, कि आप पूरा बैग स्कूल का टाइम टेबल लेके गए और उस बैग की जो स्ट्रैप्स थी वो पतली पतली थी, तो पूरे कंधे जो है वो कट जाएंगे उससे। तो क्या होगा भाई, किस लिए कटे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई हुआ, प्रेशर ज्यादा अप्लाई होने से आप इंजर्ड हो गए। तो इसीलिए जो बैग की स्ट्रैप्स होती है ना बेटा, वो वाइडर बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और प्रेशर जो है वो कम एक्सर्ट हो। ठीक है। जो ब्लेड होता है, जो नाइफ के जो ब्लेड्स होते हैं वो शार्पन होते हैं, ना, वो हम धारदार लेते हैं ना, काफी वो शार्प होते हैं। ठीक, तो अगर नाइफ की ब्लेड शार्प है तो उससे क्या होगा, अब देखो ब्लेड शार्प है तो उससे क्या होगा भाई, सरफेस एरिया कम हो गया, है ना। ब्लेड शार्प है तो उससे उसका सरफेस एरिया कम हो गया। अब सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, हम जैसे ही उस नाइफ के ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वो नाइफ जो है वो ज्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, जिससे कि हम आसानी से सब्जियों को, फ्रूट्स को कट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो वो जो नाइफ का ब्लेड है वो ब्लंट है ना, अगर वो ब्लंट है, उसकी एजेस जो है वो ब्लंट है, ठीक है, यानी कि धारदार नहीं है, तो सरफेस एरिया उसका, नाइफ के ब्लेड का जो सरफेस एरिया वो बढ़ गया। अब हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वहां पर जो नाइफ है उसका ब्लेड वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सरफेस एरिया बढ़ा तो उसने प्रेशर कम एक्सर्ट किया, जिससे कि सब्जियां जो है वो इजीली कट नहीं कर पाएंगे, हम लोग, हमें प्रॉब्लम आएगी काफी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी देखा कि भाई सरफेस एरिया बढ़ा तो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कम हुआ, और सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। अब जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड हो गए, गैसेस हो गए, ये फ्लूइड्स हैं, है ना। और जो फ्लूइड्स होते हैं बेटा, ये याद रखना कि वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक, ऑलराइट। तो जैसे एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं कि मान लो एक 5 किलो की बोरी, हमने एक 5 किलो की बोरी किसके लिए, हमने एक 5 किलो की बोरी, मान लो एक हमने उसकी बोरी ले लिया, ये चावल की या राइस की, ठीक है, और एक हमने कंटेनर ले लिया 5 लीटर का, और इसमें वाटर है, पूरा पानी से भरा हुआ है, और हमने इनमें चारों तरफ होल्स कर दिए और इसमें भी चारों तरफ होल्स कर दिए। ठीक है। अब ये बताओ खाली जल्दी कौन होगा, ये 5 किलो की बोरी में से चावल या आटा निकलेगा, या फिर जिसमें पानी भरा हुआ वो जल्दी खाली होगा? ऑब्वियसली जिसमें पानी भरा हुआ वो जल्दी खाली होगा, कंटेनर खाली होगा जल्दी, है ना। तो इससे हमने प्रूव किया कि भाई जो लिक्विड, जो फ्लूइड्स होते हैं ना, नॉट ओनली लिक्विड, जो फ्लूइड्स होते हैं ना, वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हाँ, इसमें अगर होल्स भी हैं और बोरी ऐसी कैसी रखी, थोड़ा बहुत आटा या चावल इसमें से गिर जाएगा, बट खाली नहीं होगा ये। ठीक, थोड़ा बहुत ही गिरेगा, ज्यादा कुछ नहीं गिरेगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई जो लिक्विड और गैसेस होते हैं ये फ्लूइड्स हैं, और ये ऑल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है। हमने एग्जांपल्स देख लिए, हमने समझ लिया, प्रेशर, थ्रस्ट हमने समझा, है ना। अब हम बात करेंगे बॉयंसी की।
तो बेटा बॉयंसी क्या होता है, जैसे बच्चे देखो सब आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करते रहते हो बचपन में, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप लोग आगे चल के ये सब पढ़ोगे। जैसे कि ये सब बच्चे जो हैं, जब आप छोटे थे, है ना, छोटे छोटे बच्चों को नहलाओ या कभी खेलते खेलते आप लोगों ने किया होगा कि एक पानी की बकेट में जो मग होता है उसको जरूर आपने इंसर्ट करने की कोशिश की होगी अंदर, और वो तेजी से बाहर आया होगा, है ना, उसने अपवर्ड फोर्स जो है एक्सर्ट किया होगा अपनी तरफ से। तो इसको आपने कभी सोचा था कि इसको आगे चल के पढ़ोगे कि ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी, यानी कि एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसको किसी भी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है, डाला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है बेटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड की डेंसिटी पे। फ्लूइड की डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। यानी कि अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। कैसे? अगर आप देखोगे शॉर्ट्स में जाकर, अगर आप देखोगे ना बेटा, तो एक हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें हमने बताया था कि भाई एक बीकर लिया था, उस बीकर में हमने पानी लिया था और उसमें हमने नींबू को डाला था। तो नींबू जो है वो सिंक डाउन हो गया, डूब गया। ठीक है, फिर हमने उस बीकर में से नींबू को निकाला और उसमें सॉल्ट यानी कि खाने का जो नमक होता है NaCl, ठीक है, उसको ऐड किया उस पानी के अंदर। अब जब हमने उस सॉल्ट को ऐड किया और फिर उसके बाद उसी नींबू को हमने उस पानी में डाला, तो वो तैरने लगा। रीजन क्या था? पहले वाटर की डेंसिटी जो है वो कम थी और नींबू की डेंसिटी ज्यादा थी। अब नींबू की डेंसिटी ज्यादा थी तो वो क्या हुआ, वो नीचे सिंक डाउन हो गया। फिर जब हमने पानी की डेंसिटी बढ़ा दी और नींबू की डेंसिटी कम हो गई, तो नींबू जो है वो फ्लोट करने लगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड की डेंसिटी है वो मैटर करती है। ठीक है, अगर लिक्विड की डेंसिटी, अगर मान लो फ्लूइड की डेंसिटी, नॉट ओनली लिक्विड, अगर फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक डाउन हो जाएगा, और अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये रीजन होता है कि भाई जो ऑल पेन्स वगैरह होते हैं, है ना, ये तो सिंक कर जाते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे कि भाई बड़े बड़े शिप कैसे फ्लोट करते हैं पानी में। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की सिंकिंग और फ्लोटिंग कैपेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? जस्ट अभी हमने पढ़ा था तो आपको समझ तो आ ही गया होगा, है ना बेटा। हमने किसकी बात की थी? हमने यहाँ पर बात की थी कि भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की और फ्लूइड की डेंसिटी की, है ना। हमने बोला था कि भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। ऑब्वियसली भाई ऑब्जेक्ट हल्का है, डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट हल्का है तो वो तो तैरेगा ही ना। और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट भारी है तो वो तो डूबेगा। सिंपल सी बात, पानी से ज्यादा भारी है तो वो डूब जाएगा, पानी से हल्का है तो वो तैरेगा। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो ठीक है। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। जैसे एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर क्या बोला गया है, ये चीजें बोली गई है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वाटर पे वो फ्लोट करेगा। ठीक है, जैसे कॉर्क है ना, पेड़ की जो छाल होती है ना, जो ट्रंक होता है उस पे कॉर्क होता है। अब वो जो कॉर्क है उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी पानी से तो वो क्या करेगा? वो सिंक डाउन हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा। जैसे आयरन नेल ले लिया हमने, ठीक है, वो पानी के अंदर सिंक हो जाती है। तो यहाँ पर जो आयरन नेल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है बेटा? अगर हम डेंसिटी की बात करें ना तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हम ये बोलेंगे कि भाई डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाया तो डेंसिटी कम हो जाएगी और अगर वॉल्यूम कम किया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना।
मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो मास की और डेंसिटी की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है और वॉल्यूम की और डेंसिटी की इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ये आपको याद रखना है। आया समझ? अभी हम जब फॉर्म आगे पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। डेंसिटी का टॉपिक अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा डेंसिटी होता क्या, अब ये देख लो। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो उसकी डेंसिटी होगी, है ना। तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जस्ट अभी आपको क्या बताया था बेटा कि भाई डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम कर दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। मास बढ़ा है तो डेंसिटी भी बढ़ी, मास कम किया तो डेंसिटी भी कम हुई। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रही है। अगर आप देख सकते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो मास ऊपर है वॉल्यूम नीचे है, तो इसको मास इंटू 1/v भी तो लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसी तरह से लिख देना कि इसके साथ तो डायरेक्ट है और इसके साथ इनवर्स है, 1/v है तो इनवर्स है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? जब भी किसी भी डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर देते हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन देखो इस डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? इस डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है क्योंकि देखो मास है और वॉल्यूम है। मास की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर रेज़ टू द पावर -3, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी कट जाती है, सेम ही तो डेंसिटी है ना, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी कट जाएगी, इसकी भी कट जाएगी आपस में, तो हमारे पास सिर्फ सब्सटेंस और वाटर रहेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ऑल राइट। आर्किमिड प्रिंसिपल की अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। देखो आर्किमिड प्रिंसिपल जो है एक इटालियन मैथमेटिशियन और ये कह सकते हो आप थ्योरिकल फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ठीक है। उन्होंने दिया था। हुआ क्या था एक्चुअली, एक इसके पीछे एक स्टोरी है। आर्किमिड थे कौन, ये अभी हम आपको बताएंगे कि भाई इटली के एक छोटी सी सिटी में एक राजा थे, हीरोइन 2। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्राउन बनवाया। जब उन्होंने क्राउन बनवाया तो जब क्राउन उनके पास आया तो उनको डाउट हुआ, उनको ये डाउट हुआ कि भाई ये जो क्राउन है ये प्योर गोल्ड का है भी या नहीं। वो चेक करना चाहते थे उस क्राउन को कि भाई ये प्योर गोल्ड है या नहीं है। तो उन्होंने आर्किमिड को बुलाया। अब आर्किमिड कौन थे? आर्किमिड एक मैथमेटिशियन थे और थ्योरिकल फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ठीक है। उनको हाइड्रोस्टैटिक्स मैकेनिक्स की बहुत खतरनाक वाली नॉलेज थी उस टाइम पे। तो अपने कारनामों के लिए भी आर्किमिड जो है वो काफी फेमस थे। जैसे कि उन्होंने एक बार क्या हुआ, एक शिप में पानी भर गया तो आर्किमिड को बुलाया गया, तो उन्होंने एक मशीन बनाई जिससे कि शिप से पानी बाहर निकाला गया। उस मशीन को आज की डेट में भी यूज किया जाता है, जिसको आर्किमिड स्क्रू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आर्किमिड को बुलाया और बोला कि भाई तुम पता लगाओ, क्योंकि मैं इस क्राउन को तोड़ना भी नहीं चाहता। अगर उसको तोड़ते तो पता चल ही जाता प्योर गोल्ड है या नहीं है, लेकिन वो तोड़ना नहीं चाहते थे। तो आर्किमिड बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ और कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आर्किमिड उस क्राउन को लेके अपने घर आ गए। अब इसी सोच में वो नहाने के लिए बाथरूम में गए, और जैसे वो बाथटब में लेटे तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जैसे बाथटब में लेटे तो उनका जो वेट है वो कम हो गया और काफी सारा अमाउंट में वो जो वाटर है वो बाहर की तरफ गिरा, है ना, उस बाथटब से बाहर गिरा। तो एकदम से वो यूरेका यूरेका करते हुए चिल्लाते हुए भागे। यूरेका यूरेका मतलब मिल गया, ठीक है। तो जिस पोजीशन में थे वो, जैसे नहा रहे थे वो वैसे ही भागते हुए राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बोला कि हाँ मैं पता लगा सकता हूँ कि ये प्योर गोल्ड का है या नहीं है, लेकिन मुझे इसके लिए 2 कंटेनर चाहिए पानी से भरे हुए और एक तराजू चाहिए, और जितना वेट इस क्राउन का है उतना ही वेट का प्योर गोल्ड का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है, राजा ने दे दिया उनको। तो जो आर्किमिड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने तराजू के एक पलड़े पर तो क्राउन को रख दिया और दूसरे पलड़े पर उन्होंने वो जो ऑब्जेक्ट था प्योर गोल्ड का, उस ऑब्जेक्ट को वहां पर प्लेस कर दिया, और फिर उसको जो कंटेनर्स थे पानी के उसमें उनको दोनों पलड़ों को डाला, ठीक है। तो जैसे इन दोनों पलड़ों को डाला तो वो जो बेटा प्योर गोल्ड का जो ऑब्जेक्ट था ना वो तो सिंक डाउन हो गया, यानी कि वो तो डूब गया, लेकिन क्राउन जो है वो पानी के ऊपर आ गया और फ्लोट करने लग गया। तो इससे पता चल गया कि जो क्राउन था वो प्योर गोल्ड का नहीं था,
ठीक है। तो यहाँ पर आर्किमिड ने एक बहुत बड़ी खोज कर डाली, आर्किमिड प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आर्किमिड ने एक बात बोली सिंपल सी, उन्होंने ये बात बोली कि जितने अमाउंट में वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, जितने भी अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस हुआ है, अगर उसका वेट, जो पानी बाहर आया है, अगर उसका वेट ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है बेटा, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। लेकिन अगर जितने अमाउंट में पानी बाहर आया उसका वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है आर्किमिड ने बोली थी। तो हम क्या बोलेंगे कि उस पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वाह 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 वाह। उस पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वो बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्टोन का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था। तो आई होप आपको समझ आया होगा, है ना, कि भाई जो भी वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका जो वेट है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा, तभी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक डाउन हो जाएगा, वो डूब जाएगा। ठीक है, तो आर्किमिड का जो प्रिंसिपल है ये भाई बहुत काम की चीज थी। ये खोज इतनी बढ़िया खोज थी, इतनी बड़ी खोज थी कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। किस तरह से कि आर्किमिड प्रिंसिपल के बेसिस पे ही जो शिप के डिजाइन हैं वो बने, सबमरीन्स बनी, है ना, और पूरी कनेक्टिविटी को ऑल ओवर वर्ल्ड की बन गई सब। क्योंकि उस टाइम एरोप्लेन तो भाई इन्वेंट नहीं हुए थे, वो तो बहुत आगे जाके हवाई जहाज की डिस्कवरी हुई थी, तो तब सब लोग शिप्स और बोट से कनेक्ट हो पाते थे। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को जानने के लिए आर्किमिड प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ना। रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर के साथ कंपेयर कर देते हैं उसको, तो हमें डेंसिटी पता चल जाती है। ठीक है, हाइड्रोमीटर्स हो गए, इलेक्ट्रोमीटर्स हो गए, इनको इस प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, अब देखो, जैसे एक छोटा सा हम आयरन पीस, एक नेल हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शिप्स बन रही हैं स्टील की, आयरन की, वो नहीं डूब रही हैं। रीजन क्या उसका? आर्किमिड प्रिंसिपल। देखो कितनी इंपॉर्टेंट खोज की उन्होंने, है ना। तो देख लेते हैं अब हम लोग जरा कि भाई किस तरह से हमारे लिए यूजफुल रहे हैं ये। ठीक है, तो हमने यहां पर, इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आर्किमिड प्रिंसिपल व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड फुली और पार्शियली, चाहे पूरी तरह से इमर्स कर दो चाहे पार्शियली या थोड़ा इमर्स करो, तो जो लिक्विड है वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। तो यहां पर जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स है वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होना चाहिए, कि कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। सिंपल सी बात, यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट विल सिंक। अभी बताया है ना, क्या बताया था कि भाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अगर वो ज्यादा है वेट ऑफ वाटर से जो डिस्प्लेस हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा, वो डूब जाएगा। और अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कम है, कि जितने अमाउंट में वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है उससे जो भी वेट, जो भी पानी बाहर आया, अगर उसका वजन ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा है तो ये फ्लोट करेगा। ये याद रखना बेटा, बस सिंपल सा आर्किमिड प्रिंसिपल और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे सबमरीन्स हैं हमारी, है ना, सबमरीन्स जो हैं उनके अंदर टैंक होता है, सबमरीन के अंदर टैंक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बॉयंसी टैंक। सबमरीन के अंदर एक टैंक होता है जिसको हम बॉयंसी टैंक बोलते हैं। अब जब भी सबमरीन को पानी के अंदर जाना होता है ना बेटा, तो पानी के अंदर जाने के लिए क्या होता है, उस टैंक के अंदर पूरा पानी भर देते हैं, जिससे उस टैंक की डेंसिटी बढ़ जाती है और वो जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। और जब पानी के ऊपर आना होता है तो उस टैंक में से पानी को खाली कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे कि उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और वो लाइटर हो जाता है और वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अब जो शिप्स हैं, शिप्स भी हैवियर होती हैं वाटर से, लेकिन उनकी शेप जो होती है यूनिक होती है। कभी भी देखो आप, टाइटैनिक वगैरह मूवी देखी होगी कि शिप जैसे ही पानी के अंदर जाता है, शिप जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो काफी सारा अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो अपने वेट से ज्यादा अमाउंट में वाटर को वो डिस्प्लेस करता है और फिर वो लगातार मोशन में रहता है, जिससे कि वो फ्लोट करता है पानी के अंदर। अब अगर हम अपनी बात करें कि भाई कोई स्विमिंग करता है ना, तैरने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, है ना, बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, जैसे शिप है, शिप का सरफेस एरिया बढ़ा दिया और उससे क्या होगा, वो मोशन में रहेगा तो वो पानी को डिस्प्लेस करता हुआ जाएगा। ठीक है, अपने वेट से ज्यादा अमाउंट में जो है वाटर को डिस्प्लेस करता हुआ जाएगा, जिससे कि वो
ऊपर तैरता हुआ चला जाएगा। उसी तरह से हम लोग, जैसे आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, पानी में आप गए, पूल में आपने छलांग लगाई, तो क्या करोगे आप हाथ पैर चलाओगे, हाथ पैर चलाओगे तो वाटर को डिस्प्लेस करोगे ना आप, है ना। तो लार्ज अमाउंट में वाटर जब डिस्प्लेस होगा बेटा, तो आप ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, आप तैरना स्टार्ट कर दोगे। तो यही पूरा का पूरा प्रिंसिपल जो है, आर्किमिड प्रिंसिपल, इसी पर बेस्ड है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, हमने आर्किमिड प्रिंसिपल समझ लिया। अब रिलेटिव डेंसिटी को एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, द रेशियो ऑफ डेंसिटी, देखो जब भी, अभी हमने बात की रिलेटिव डेंसिटी की, भाई जब भी हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। और इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन अगर 1 होगी, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ये समझ लेना, तो वो वाटर में सिंक करेगा, यानी कि डूब जाएगा। और अगर लेस देन 1 होगी रिलेटिव डेंसिटी, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या करेगा बेटा? वो सिंक करेगा, ठीक है। और अगर रिलेटिव डेंसिटी स्मॉलर देन 1 है तो वो फ्लोट करेगा, ये याद रखना बस आप लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई वाटर के साथ ही क्यों कंपेयर किया जाता है, वाटर का रेफरेंस ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि बेटा वाटर जो है वो अर्थ पे हर एक जगह प्रेजेंट है, इसीलिए इजीली बहुत आसानी हो जाती है कि भाई किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को इवेल्युएट करना हमारे लिए सिंपल हो जाता है जब हम उसको वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी सब जगह, है ना। तो हाउ रिलेटिव डेंसिटी कैन बी यूज्ड एज मेजर टू डिटरमाइन इफ एन ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट इन वाटर। तो किस तरह से हम रिलेटिव डेंसिटी को यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो किस तरह से, अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आप इसका आंसर दोगे कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा, और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को ये जो चैनल है वो शेयर कर देना बेटा, ठीक। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।